क्वेश्चन करना चाहते हैं, कास्ट से रिलेटेड तो बात कर लें। जय भीम सर, मैं बात करूं सर? हाँ बोलो। बोलिए हितेश डॉक्टर। जी सर, जय भीम जी। मैं सर डॉक्टर हितेश हूँ, यहाँ होशियारपुर से। हाँ डॉक्टर अजय के फ्रेंड हैं और डॉक्टर कश्मीर जी हमारे सीनियर आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, हमारे बड़े रिस्पेक्टेड, उनसे कांटेक्ट में हूँ मैं। क्वेश्चन के बारे में यही बात करना चाहता हूँ, जब कोई क्वेश्चन ऐसा जाति के बारे में माइंड में आता है ना, तो ज्यादातर साहब मान्यवर कांशीराम जी का कोई ना कोई लेक्चर या कोई ना कोई बुक जब देख लेते हैं उनकी, या कुछ देख लेते हैं, तो काफी हद तक उसका समाधान लगभग हो जाता है, थोड़ी दिशा मिल जाती है। तो इसलिए अभी जब जब जैसे जैसे आप सर इलेबोरेट करेंगे वैसे वैसे हम और फिर उसमें से क्वेश्चन निकलेंगे। तो आज के बाद नेक्स्ट टाइम जैसे होगा थोड़ा वो इन्वॉल्व होके देखेंगे, तो फिर और क्वेश्चन आएंगे। चलिए चलिए जी सर। कोई और साथी लोग कुछ? डॉक्टर गुरदर्शन सिंह। जय भीम जी। हाँ जी। जय भीम सर। एक्चुअली हमें ये कोटेशन जो बाबा साहब की हम बार बार सुनते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़ी सी एक सूडो अपना मतलब उसमें मानसिकता में रहते हैं कि शायद हम उसमें से नहीं हैं। हमारा सोशल स्टेटस है, वो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से हमारा जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा हो गया है। तो वो उनको लगता है कि शायद अब हमें ये इस कास्ट को हमारे साथ जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है ऐसा। दे लिव इन सूडो, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक फॉल्स उसमें इल्यूजन में रहते हैं कि शायद अब मेरा सोशल स्टेटस अच्छा हो गया है, तो शायद जो मेरे कास्ट का जो वो है वो मुझसे हट गया है, वो कास्ट मेरे साथ, कास्ट मेरे साथ नहीं चलती है, वो जो स्टिग्मा है मेरा वो नहीं है मेरे साथ, जबकि वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये भी समझते हैं कि हम लोग उनमें से नहीं है जिन्होंने धोखा दिया है, वो कोई और लोग हैं। यस यस यस, वेरी नाइस। पढ़े लिखे ये समझते हैं कि किसी और ने धोखा दिया, धोखा वही दे रहे हैं, इन एक्चुअल धोखा तो वही दे रहे हैं। वो अपने आप को लगता है कि यहाँ मैंने डिग्री कर ली, एमएस एमडी कर ली, मैंने तो बहुत कर दिया, मेरे पास तो सब कुछ है, जो एक जनरल कास्ट के डॉक्टर के पास है वो सारा कुछ मेरे पास है। मुझे तो अब इस कास्ट के लिए लड़ने की या इस समाज के जिस कास्ट में बिलोंग करता हूँ, जो पीछे है, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा था कोई फर्ज ही नहीं बनता अब, वो उनको आगे लेके जाएंगे, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो छोड़ देता है। तो इस बात का समाधान कैसे हो, या इस बात के लिए कैसे डॉक्टर्स को मोटिवेट किया जाए, ये बात हम बहुत हम तो चलो जो लगे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं, पर जब दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो इस बात को कई लोग तो मतलब सुनने को तैयार नहीं है भी हाँ ऐसा कुछ है, कास्टिज्म एग्जिस्ट भी करता है, वो तो उनको अब ऐसे लगता है भी कास्टिज्म है ही नहीं है। हमारे साथ तो जनरल कास्ट जनरल कैटेगरी के लोग आराम से मिलते हैं, हम तो आपस में। पर जो बेसिक जो अभी बताया सर ने, वो जो रूट कॉज है उसको जानने की कोशिश नहीं, हम वो जी रहे हैं, बस उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसको कैसे बाकी डॉक्टर्स को समझाया जाए, इसके बारे में अगर कोई गाइडलाइन हमें दे सके। यस नाहर सिंह जी बोलिए। नाहर सिंह जी रिप्लाई। मैं बताता हूं सर जो मैं समझता हूं इसके लिए। देखिए एक लंबी प्रक्रिया है सर, और लंबी प्रक्रिया क्यों है कि जिनका माइंडसेट ज्यादा इनक्लोज्ड हो गया है वो थोड़ा देर से निकलेंगे, वो ज्यादा उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करेंगे, उनको इनलाइटन करेंगे, उनको चीजों को बताएंगे, उनको भागीदारी का पॉइंट बताएंगे कि देश में आपकी स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है, आपके रिश्तेदारों की स्थिति क्या है, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा वो हो सकता है कि वो उसका इनक्लोज्ड माइंड जो है थोड़ा सा खुले, क्योंकि वो इसीलिए वो रिफ्लेक्ट आउट कर देता है कि वो बहुत डीप उसमें चला गया है माइंडसेट में, मतलब उसमें इस मुद्दे को लेकर उसमें अनथिंकिंगनेस हो गई है, वो आगे तैयार नहीं हो पा रहा है अपने को। तो उसमें कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, और इतनी एक्सरसाइज जितना वो मतलब डाइजेस्ट कर सके। ओवरडोज मत दीजिए उसको, ओवर तरीके से मत समझाइए, नहीं तो वो वॉमिट कर देगा और वो आपसे भी दूरी बना देगा। तो एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम के तहत
और कभी कभी होता है कि हम अगर किसी को बार बार बताते हैं तो हमारी न सुन के दूसरे साथी से कहलवाएं, जिससे कि ये मान्यवर काशीराम साहब करते थे। जब किसी एरिया में जाकर के कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपका फोन आ रहा है, फोन है तो अनम्यूट कर ले, जिसका भी हो रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा चाह रहा था कि मान्यवर काशीराम साहब की वर्किंग ऐसी थी, जब समाज के बीच में जाया करते थे, जिस एरिया में जाते थे, तो किसी भी अन्य आदमी को वहां ले जाके पेश करते थे कि हाँ भाई, ये हैं साहू महाराज के वंशज, ये बताएंगे आपको साहू महाराज का। हो सकता है वो शेड्यूल कास्ट का ही बंदा था, लेकिन उसको एक तैयारी करके उसको कुर्मी समाज का बता करके, उसको साहू महाराज का वंशज बता करके उन्हीं से कहलवाते थे, क्योंकि उनके अंदर कास्ट तो बहुत डीप है लोगों के अंदर। तो कास्ट के एंगल से वो सोचते थे कि हमारे समाज का आदमी बता रहा है, तो वो सुनते थे और गंभीर होते थे और उनको इनलाइटन करते थे। ऐसे इधर के आदमी से उधर कहलवाते थे, उधर के आदमी से इधर कहलवाते थे। मान्यवर काशीराम तो बड़े इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से लोगों को बाहर निकालते थे। ये उनका माइंडसेट था। हमें पता है कि हमारे समाज की माइंडसेट, और स्पेशली डॉक्टर्स का माइंडसेट तो बहुत डीप है। इसीलिए डॉक्टर्स को साहब ने, पी.आर. अम्बेडकर साहब ने भी चुना है कि डॉक्टर्स में भी काम करना बहुत जरूरी है। हम लोग कमीशन में जाते हैं, कमीशन में डॉक्टर से अगर इधर उधर की बात पूछ ले तो नहीं बता पाता, इवन जीके नहीं बता पाता, और बोर्ड का चेयरमैन जो है इधर उधर की बात पूछता है, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है नहीं, और डॉक्टर तुरंत नंबर काट लेता है। तो मैंने बोला, मैंने कि सर ये टॉपिक तो बता रहा है, इसको दिक्कत क्या? कह रहे नहीं, ही विल बी ए गजेटेड ऑफिसर, और इसको बाबू डील करेगा। अगर सामान्य चीजें नहीं समझ रहा है, इधर उधर की दुनियादारी इसको समझ में नहीं आ रही, तो इसको तो बाबू डील करेगा। तो इट इज फैक्ट कि हम लोगों को जितना हम बाहर की चीजों पर नजर रखेंगे, और जितना बाहर देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें समस्या का समाधान भी थोड़ा सा नजदीक मिलेगा और लोगों को लाइट माइंडेड कर पाएंगे। मेरे ख्याल से मैं जो समझ रहा था वो बताने का मैंने प्रयास किया। और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर, सुरेश बाबू सर, थैंक यू वेरी मच। सर ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और कोई क्वेश्चन सर? सेकंड क्वेश्चन वही है जो मतलब जो हम अक्सर हम आते हैं अभी, जो परसेंटेज के हिसाब से भी हम 22.5% हम शेड्यूल कास्ट हैं और 7% शेड्यूल ट्राइब्स हैं और बाकी ओबीसी हैं। और अब ये कास्ट का जो सिस्टम है, ये तो सिर्फ ये SC ST के लिए तो है नहीं, ये तो ओबीसी में भी है। और जो ओबीसी है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, वो भी अपने आप को मतलब अपर कैटेगरी में मानता है एज कंपेयर टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। Yes. तो उनको कैसे समझाया जाए, जो उनको कैसे जो ये कास्ट है, जो इसके बारे में जो वो जी रहे हैं, जैसे अभी बताया सर ने, वो जी रहे हैं पर वो समझ नहीं रहे, तो उनको कैसे इसके बारे में समझाया जाए, इसके बारे में कुछ? हाँ, तो जो जहां तक ओबीसी की बात है, देखिए आपको साहब ने बताया कास्ट के बारे में, 6743 जातियों में बांटा गया इस भारत को, और विशेषकर बहुजन समाज को। और बहुजन समाज पर मनुस्मृति के माध्यम से कठोर दंड प्रक्रिया लागू की गई। बाबा साहब ने जाति को बहुत अच्छी तरह से हैंडलिंग किया और इसको 4 ग्रुप में बांट दिया: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। इन 4 ग्रुप है। और मान्यवर काशीराम साहब इससे भी आगे निकले, उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को और इस कास्ट की जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड किया, और उन्होंने बहुजन कॉन्सेप्ट दे दिया कि नहीं, सब एक हैं, कोई दूर नहीं है, सब भाई हैं, सब यहीं के हैं, सब यहीं के मूल निवासी हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कास्ट की, और एक नया रास्ता दे के आए, उन्होंने बहुजनों को तैयार किया, और तैयार किया तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं इन बहुजनों को मैं हुक्मरान समाज बना सकता हूं, और वो बना गए। तो ये उनके इनोवेटिव आइडियाज थे। हम सब लोगों को भी बड़े इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से ओबीसी समाज में भी काम नहीं किया। बेसिकली इस का जो रिफॉर्मिंग है वो ओबीसी समाज ही इसका जनक है, अगर पुराने महापुरुषों को देख लोगे। लेकिन इस मॉडर्न एरा में ओबीसी समाज धर्म के उसमें ज्यादा गहरा चला गया है। तो इस वजह से थोड़ी प्रयास लगातार करेंगे, बहुत जेंटल वे में प्रयास करेंगे, और पूरी जानकारी के साथ प्रयास करेंगे। जो जानकारी हमें पीबीएसपी दे रही है हमारे सारे भाइयों के लिए, सारे डॉक्टरों के लिए, अगर इस जानकारी के साथ समाज में खड़े होंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर जो गांठें बंधी हुई हैं उनके दिल और दिमाग में,
जिसकी वजह से वो उलझे हुए हैं वो खुलेंगे निश्चित रूप से, और हम सफलता की तरफ जाएंगे। हमें निराश नहीं होना है, हमें अपने को मतलब कि हम जितनी समझाते समझाते हम थक गए, एक लोग नहीं निकल रहे। अरे कम से कम हम ही तो निकले, और हम जहां खाएंगे वहां से रास्ता बनाएंगे, जिधर जाएंगे उधर करेंगे। तो हमारे सारे साथियों को बहुत पेशेंस के साथ समाज में परिवर्तन के लिए अपने को खड़ा करना है। पापा मुझे और वॉशरूम जब हम सारे साथी हमारे जब खड़े होंगे तो निश्चित रूप से अपने प्रक्रिया में एक नई दिशा दे रहे होंगे। जितने भी लोग संपर्क में आएंगे उनको दिशा दे रहे होंगे और दूर तक देख पा रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से क्योंकि चर्चाएं तो बहुत सारी होंगी, धीरे धीरे करके काफी चीजें निकलेंगी, और बहुत जरूरी है क्वेश्चन उठने चाहिए, और जब क्वेश्चन उठेंगे तभी आंसर वो उसके निकल के आएंगे। तो मेरे ख्याल से इस आंसर का कोई और दूसरा जन उत्तर दे सकता है? अभी डॉक्टर सुरेश बाबू ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, और कोई इसे एक्सप्लेन कर पाएगा कि ओबीसी को कैसे अटैक किया जाए, कैसे समझाया जाए? एनीबॉडी कम फॉरवर्ड। अनम्यूट करें जी हाँ, जी सर, मैं ये कहना चाहता था कि जैसे साहब की हम बात सुनते रहे, साहब काशीराम की जब कभी बात हम सुनते थे तो हमारे खास पेरेंट्स जब बात करते थे, हमारे पापा बताते थे कि साहब ने जब मुलायम सिंह यादव को और लालू प्रसाद यादव को, इनके साथ जब 87-88 में बात की या ओबीसी समाज से बात की, तो उन्होंने पूछा था, उन्होंने डेटा दिया कि देखो सारे देश में रिजर्वेशन के कारण मेरे पास इतने आईएएस हैं, 79 होशियारपुर जिले के आईएएस हैं इस टाइम पे, और इतने मेरे पास कमिश्नर हैं, इतने मेरे पास जो है वो जजेस हैं, इतने ये हैं, आप लोग 52% और आपके पास कितने हैं ये बताओ। तो ही वांटेड टू से, एक बार उन्होंने ये डेटा ही इतना क्लियर था कि आप लोग मंडल पोजीशन के लिए फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, आप लोगों की होगी पक्की तो हमारी तो चलो बाद में बात है, लेकिन हम लोगों ने तो आपके लिए फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मंडल मिशन के लिए फाइट क्यों नहीं करते, अपनी लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप करते, मुलायम सिंह यादव को, लालू प्रसाद यादव को, नीतीश कुमार को, इन सभी बंदों को लीडरशिप डेवलप करने के लिए साहब इस तरह प्रमोट करते थे कि बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन हमारे पास इतने आईएएस आईपीएस मिनिस्टर्स और सब कुछ हैं, आपके पास कुछ नहीं है क्योंकि आप लोग इस विचारधारा से, अम्बेडकर से जुड़े हुए नहीं हो। तो आप लोगों को संविधान में दिया हुआ अपना हक लेकर अगर जुड़ना है, आपको अपने ऑफिसर, अपने बिजनेसमैन, अपने चीफ मिनिस्टर, अपने हाई कोर्ट में जजेस, अपने ये बंदे बताओ चीफ मिनिस्टर कितने हैं आपके। तो जब ये बात किसी भी ओबीसी को बताई जाती है तो फिर उनको समझ आता है कि हम तो वाकई इन लोगों पर जुल्म करने की बात करते हैं, हम लोग कास्ट को जी रहे हैं, अपने से लोअर कास्ट पर ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको एंटी रिजर्वेशन के खिलाफ हम जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम खुद भी सफर कर रहे हैं। फिर उनकी थोड़ी आंखें खुलती हैं, और फिर बाबा साहब का, साहब काशीराम का जब हम बहुजन का कंसेप्ट बताते हैं कि हम लोग सभी शूद्र हैं और लताड़े हुए हैं, हम शिकार बंदे हैं जातिवाद के, तो फिर उनको थोड़ा समझ आता है कि वाकई भाई हम भी तो निचली पायदान पे आते हैं और हैं हम भी जातिवाद के शिकार। तो ये मेरे को लगता है कि इस तरह से उनको बताया जा सकता है। जी थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का है, कोई छोटा बड़ा? सर कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? डॉक्टर साहब आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। मेरी नहीं, इनकी कश्मीर चंद जी की। वो सिग्नल में कहीं प्रॉब्लम है सर को। हाँ, सिग्नल में प्रॉब्लम है, वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज और कह रहा था, आज सर जो है संत गाडगे बाबा का जन्मदिन है। जी 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 जी। अगर कहेंगे तो हम 5 मिनट बोल सकते हैं। आप बताइए, बोलिए सर, बोलिए, हम उनको उनको सम्मान देते हैं पूरा। जी जी जी, आप बोले प्लीज। किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं है हम लोग? अच्छा चलो जी नहीं, चलो सर, सभी लोगों को मेरा जय भीम नमोबुद्धाय। और आज एक महान सोशल रिफॉर्मर संत गाडगे बाबा का जन्मदिन है। ये 23 फरवरी 1876 को इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, और ये बाबा साहब के समकक्षी थे। और बाबा साहब की डेथ 1956 में हुई थी, इनकी भी डेथ 1956 में हुई थी। बाबा साहब से बहुत इम्प्रेस्ड थे, और ये शुरू से बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, और लेकिन तार्किक थे,
एक रीजनल इनकी थिंकिंग थी, और तार्किक होने की वजह से किसी भी इशू में गहराई तक चले जाते थे, चीज को सही समझ लेते थे और गलत को गलत समझते थे, बिल्कुल साफ सुथरी तरह से। और उस समय जाति व्यवस्था, आडंबर, अंधविश्वास, कुरीतियां पूरे उसमें फैली हुई थी। इस चीज से बहुत दुखी थे। इनका बचपन का नाम डेबू जी था, और जब ये बहुत दुखी रहते थे तो चिंतित करते थे, सोचते थे, क्योंकि तार्किक थे कि क्या किया जाए, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं अपने लोगों के लिए। तो इस चिंतन मनन में वो काफी परेशान रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तो घर छोड़ दिया उन्होंने और घर छोड़ के निकल गए ये। और घर में जब ये घर से बाहर निकले तो इन्होंने बिल्कुल सामान्य व्यक्ति एक दिमाग में प्लान सोच के कि मुझे कुछ करना है, अपने लोगों को इस आडंबर से बाहर निकालना है, इस अंधविश्वास से बाहर निकालना है, इस असमानता से मेरे अपने लोगों को बाहर निकालना है जिसके शिकार हैं। ये धोबी समाज के अंतर्गत आते थे। और तो एक मिट्टी का बर्तन, जो घड़े का जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसे लेकर के और एक झाड़ू लेकर के एक घर से निकल पड़े, और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। बेसिकली जो मिट्टी का बर्तन होता है, घड़े का जो होता है ना, उसी में पानी पीते थे, उसी में खाना खाते थे। मराठी भाषा में उसको जो है गाडगे कहते हैं, गाडगे कहते हैं। और जब एक गांव में जाते थे तो गांव में नालियां साफ करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं, कैसे गांव के लोगों को इफेक्ट करना है, कैसे समझाना है। तो नालियां साफ करते थे, नाली साफ करने अपने झाड़ू से उनका रोड साफ करते थे। लोग उनको देखने आ जाते थे। जब देखने आ जाते थे तो उनको पैसा फेंकते थे, साहब पैसा लेके, नहीं पैसा नहीं चाहिए मुझको, मुझे पैसा नहीं चाहिए। कि फिर वो अपने सत्संग से, अपनी अपने प्रवचनों से, अपने तौर तरीके से, अपने तार्किक तरीके से समाज की आंखें खोलते थे, उनको समझाते थे कि इस गंदगी से बाहर निकलो, इस अंधविश्वास से बाहर निकलो, इस असमानता से बाहर निकलना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, ये जो जातिवादी व्यवस्था है इससे बाहर निकलना। तो जितनी भी समाज की कुरीतियां थी, उन सारी कुरीतियों को अपने सत्संग से, अपने प्रवचनों से, अपने छोटे छोटे उसके माध्यम से लोगों को समझाते। एक गांव से दूसरे गांव जाते, दूसरे गांव से तीसरे जाते, और लोगों को उन पर विश्वास होने लगा कि यार कोई एक बंदा आया हुआ है, वो इसी तरीके से करता है, नाली साफ करता है, रोड साफ करता है। तो ये इनका एक इनोवेटिव आइडिया था, समाज में घुसने का, समाज को एक्टिवेट करने का, समाज को समझाने के लिए एक अपना इनोवेशन इन्होंने निकाला था। क्योंकि अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो लोग इनको पैसा देने थे। कह रहे कि पैसा नहीं चाहिए मुझे, अगर आप दोगे मुझे तो मैं आपके बच्चों के लिए छात्रावास खोल दूंगा। क्या छात्रावास हमारे बच्चों को? तो लोगों को और इम्प्रेस पड़ता था, लोग और इनसे इम्प्रेस होते थे। तो कहीं कहते थे कि मैं आपके बच्चों को जो है स्कूल खोलूंगा, कहीं कहते थे मैं आपके बच्चों को, आपके लोगों के लिए धर्मशाला खोलूंगा। तो इस तरीके जो क्रिएटिव आइडिया थे, क्रिएटिव थॉट थे, तो लोग खुले मन से इनको दान देने लगे, इनको पैसा देने लगे। है वही मिट्टी के बर्तन में खाना खाते, उसी में पानी पी लेते थे। और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मूवमेंट इन्होंने खड़ा कर दिया। इन्होंने बहुत सारे आपके छात्रावास बनवाए, बहुत सारे इन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, लोगों के लिए स्कूल भी खुलवाए इन्होंने, लोगों को पूरी तरह। क्योंकि ये इस विकृति से, जिस विकृति की हम बात कर रहे हैं, हम लोग जो है इस पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से, कि हमें अपने समाज के जो माइंड सेट है उसको बाहर निकालना है। ये भी उस अपनी इनोवेटिव आइडिया से समाज का माइंड सेट से बाहर निकालना चाह रहे थे। उसके अंदर दिल और दिमाग में जो गांठें खुली बंदी थी उनको खोल रहे थे, अनपढ़ होते हुए भी अपनी क्रिएटिव आइडिया के माध्यम से। यहां तक कि एक भी बताया जाता है कि पंढरपुर का छात्रावास इन्होंने बनाया था, वो बाबा साहब को इन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी जो बाबा साहब की थी उसको दान किया था। उसके जो बच्चे थे, उसका जो छात्रावास था, वो बाबा साहब किया, क्योंकि बाबा साहब बहुत शिक्षित व्यक्ति थे और बहुत क्रिएटिव थे, और बाबा साहब शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे। तो ये जानते थे कि बाबा साहब की उसमें रहेगा तो बच्चे बहुत अच्छी दिशा पकड़ेंगे। बाबा साहब के समकक्षी होने थे, पूरे जहां भी मीटिंग लेते थे बाबा साहब की चर्चा करते थे कि हमारे समाज में एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत अच्छा समझदार व्यक्ति है, वो विदेश से पढ़ के आया है, आप सारे लोग पढ़ाई करो, सब लोगों को ऐसे ही बनना है, सबको डॉक्टर अम्बेडकर बनना है। तो ऐसे थे हमारे संत गाडगे बाबा साहब, और इनका ये मूवमेंट था। और मूवमेंट इस वजह से बन पाया कि ये तार्किक थे, ये रेशनल थे,
और उस रेशनलिटी की वजह से ये समाज की बुराइयों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और समाज को किस तरीके से अच्छाइयों की तरफ ले जाना है वो उस अपनी क्रिएटिविटी से डिजाइन कर लेते थे। तो आज इनका जन्मदिन है और ये जो है एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, बाबा साहब के समकक्षी थे। बाबा साहब की जब 6 दिसंबर 1956 को जब डेथ हो गई थी, तो सच में बहुत दुखी हुए थे और इन्होंने कहा कि अब मुझे भी चले जाना चाहिए, मुझे भी अब रहने का कोई वो नहीं है। तो ये 20 दिसंबर 1956 को इनकी भी डेथ हो गई थी। इन्होंने उसी समय अपने को डिक्लेयर कर दिया था कि मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगा ज्यादा दिन, मेरे बाबा साहब चले गए। बाबा साहब से बड़े थे ये, क्योंकि 23 फरवरी 1876 को इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ जो है 20 फरवरी 1956 20 दिसंबर हाँ 20 दिसंबर 20 दिसंबर 1956 को 15 दिन बाद ही ये एक्सपायर कर गए थे। तो ऐसे थे हमारे सोशल रिफॉर्मर और अपनी क्रिएटिव एटीट्यूड के माध्यम से अनपढ़ होते हुए भी समाज को एक नई दिशा देके गए। आज हम लोग तो इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे जो पी.आर. अम्बेडकर साहब हैं, हम पढ़े लिखों को ये दिशा देना चाह रहे हैं कि हम लोग भी कुछ डिजाइन करें, कुछ करके जाएं, कुछ दिखा के जाएं, कुछ दे के जाएं या कुछ पेबैक करके जाएं समाज के लिए, कि उन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो आज हम उस अपने इस महान शख्स सोशल रिफॉर्मर संत गाडगे बाबा के जन्मदिन पर हम सभी को बधाई करते हैं और उनके इस जो क्रिएटिविटी से जो समाज को दिया उसको हम लोग अपने तौर तरीके से समाज में नई स्फूर्ति के साथ, नई एनर्जी के साथ हम लोग आगे तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामना है। सभी लोगों को मेरा जय भीम नमोबुद्धाय। थैंक यू सर। सर सुरेश बाबू ने ये संत गाडगे बाबा जी के बारे में हमें जानकारी दी है। हम उनके बहुत ही आभारी हैं कि हमें उनके बारे में जो जानकारी नहीं थी उनके बारे में हमें वो बताया और मुझे लगता है कि आज की जो मीटिंग है काफ़ी फ्रूटफुल रही है। तो सर नाहर सिंह जी ने भी काफ़ी अच्छी तरह जो कास्ट पे बताया है और मैं अभी सर पी.आर. अम्बेडकर साहब से बेनती करता हूँ कि अब आप चाहें तो हमें कुछ गाइडलाइंस दें प्लीज। सर पी.आर. अम्बेडकर। सहकारियों, सर्वप्रथम संत गाडगे महाराज उनको मैं वंदन करता हूँ। सर एक बार कैमरा जरा सही लगाएं सर, आपकी वीडियो है ना वो ऊपर से कटी हुई आ रही है। एक सेकंड। हाँ यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। क्या आज मेरा लैपटॉप ठीक नहीं है, मोबाइल से मैं काम कर रहा हूँ जी। तो सर्वप्रथम संत गाडगे महाराज को हम वंदन करते हैं, उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। आज लगभग 12 डॉक्टर्स, बहुत अच्छी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए और आपने हमारे एक वरिष्ठ साथी नाहर सिंह जी को सुना और उसमें कुछ विश्लेषणात्मक बातें हमारे डॉक्टर सुरेश बाबू जी ने भी आपके सामने रखी। बहुत अच्छी तरीके से बातें रखी हैं, लेकिन आप सब डॉक्टरों के बारे में, डॉक्टर लोगों के माइंड में वो क्वेश्चन है वो अभी भी बने हुए हैं, पूरी तरह से वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए। मेरी ये इच्छा रहती है कि जो भी साथी जिस भी मीटिंग में इकट्ठे हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, एडवोकेट्स हों, एकेडमिशियन हों, अगर वहाँ किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पैदा होता है, वो क्वेश्चन को प्रॉब्लम के रूप में ना लेके जाए, उसके सॉल्यूशंस को अंगीकार करते हुए आगे बढ़े। यहाँ कास्ट को समझने के लिए हम लगभग 5 दिन समझाते हैं और 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप में फुल डे कास्ट पर ही चर्चा करते हैं। कास्ट को भी हम वहां करते हैं, बहुत एक्सप्लोरिंग द कास्ट। ये है क्या भला, ये है कौन सी विपत्ति, किस प्रकार से ये इसकी जड़नगन हुई, इसका मैकेनिज्म कैसे डेवलप हुआ और फिर ये इस मैकेनिज्म को तोड़ा कैसे जा सकता है, नष्ट कैसे किया जा सकता है। और बाबा साहब ने हमें टू अप्लाई द डायनामिट, यहाँ तक उन्होंने इसके बारे में बोला है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन जो बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया में एक सेंटेंस में इस बात को डायग्नोज किया।
कास्ट इज एन एनक्लोज्ड क्लास। इतनी बात की व्याख्या वो पूरी अपने लेक्चर में किया उन्होंने। 9 मई 1916 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे का कोई सेमिनार था, उसमें लेक्चर दिया अमेरिका में। वो आज एक कास्ट के उत्पत्ति के बारे में, जनन गणन के बारे में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। अम्बेडकराइट लोगों के लिए बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और बहुत छोटा डॉक्यूमेंट है। मैं आप डॉक्टर लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग वो डॉक्यूमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रकाशित किया फर्स्ट वॉल्यूम में और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने प्रकाशित किया फर्स्ट वॉल्यूम में, वो इजीली उपलब्ध हो जाता है। पंजाबी में भी यह आपके भीम पत्रिका निकलती थी, उनके लाहौरीराम बाली, उन्होंने भी उसको पंजाबी में और हिंदी में प्रकाशित किया है। मैं उनसे भी मिला हूँ, जलंधर में गया था, आवास नगर उनके गांव में भी मैं गया, उनके घर पे भी गया था और वो मेरे पास चंडीगढ़ में भी आए थे जब मैं चंडीगढ़ में था। तो ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, कास्ट इन इंडिया, देयर जेनेसिस, मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट। इस डॉक्यूमेंट को मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे थोड़ा सा जरूर पढ़ें, क्योंकि इसे हाउ द मनुवादी हैंडल अवर माइंड, व्हाट आई एम सेइंग, मनुवादियों ने हमारे माइंड को किस तरीके से हैंडल किया कि ये शासन करती जमात को, शासन करते समाज को उन्होंने जन्म जन्मांतर की गुलामी में। ये डॉक्यूमेंट से हमें ये सबक मिलता है और इसमें मेन चीज है एनक्लोज्डनेस, फंडामेंटल क्वेश्चन। वन एनक्लोज हिमसेल्फ, अदर बिकम आउटर क्लोज। तो ये जो आउटर क्लोज होने की प्रक्रिया में हमने अपने आप को, उन्होंने हमको एक कॉन्सेप्ट दिया और पार्सल के रूप में हमने उसने अपने घर में रखा, उसको कोई पड़ताल नहीं की, चेक एक्सप्लेनेशन एनालिसिस नहीं किया और जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट आया हमने उसको अपने पार्सल के रूप में अपने घर में रखा। अब इस पार्सल को अपने घर से कैसे निकालना, ये इसके लिए प्रारंभिक बात है ओपन द माइंड, ओपननेस ऑफ द माइंड, ओपन माइंडेडनेस, इसको सरल भाषा में ओपन माइंडेडनेस। हाउ टू क्रिएट द ओपन माइंडेडनेस। डॉक्टर्स, आप लोग डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजी भी समझते हैं, पैथोलॉजी भी जानते हैं और बहुत सारे शरीर के अंगों के बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं, पर ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट ओपन माइंडेडनेस, और इट कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट इंट्रोस्पेक्शन। इट इज बिगिनिंग विद द इंट्रोस्पेक्शन। और जैसे जैसे इंट्रोस्पेक्शन में ओपन माइंडेडनेस के फायदे गिनाना शुरू किए, उपयुक्तता गिनाना की शुरू की, तो हम उनको सबसे बड़ी लालच दी जा सकती है कि इफ यू बिकम ओपन माइंडेड यू कैन बिकम क्वालिफाई फॉर द रूलिंग रेस, गवर्निंग कम्युनिटी के लिए। गवर्निंग कम्युनिटी क्लोज माइंडेडनेस नहीं रहती, ओपन माइंडेडनेस। दूसरा, ऐसे लोग सहकारी जीवन को जीना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों से मिलजुल कर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अभी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन किया था कि ओबीसी को कैसे समझाया जाए, उनको समझाना बहुत डिफिकल्ट है और डॉक्टर सुरेश बाबू ने कुछ एग्जाम्पल करके कि काशीराम जी किस प्रकार से समझाते थे, तो वो उसी एक आध कम्युनिटी का आदमी पकड़ ले जाते थे कि भाई ये माली है, हम माली होकर महात्मा फुले की विचारधारा को बताए, ये मराठा है, ये महात्मा छत्रपति साहू महाराज के विचार को बताए। एक आध महार को पकड़ लेते थे, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गांव से आया हुआ है, ये बाबा साहब को समझाए। इस प्रकार से उस समझाने का तरीका एक सिंपलीफाई उस समय, ये है आज से 40 साल पहले की। आज 2000 के बाद, खासतौर से 1995 के बाद सिस्टम बहुत बड़ी तेजी से बदल, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ने और बहुत बड़ा बदल डाला। एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बहुत बड़ा बदल कर दिया है। इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और साथ ही साथ इंटरनेट में, और ये चीज मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी तेजी से बदल हुआ है और इन्हीं आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर रिसर्च में बहुत बड़ा सहयोग मिला है। इस टेक्नोलॉजी ने रिसर्च में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो आप लोगों के सामने ही सबसे बड़ा, क्योंकि ये मैं एडवोकेट से नहीं कह सकता, ये मैं इंजीनियर से नहीं कह सकता,
ओपन माइंडेडनेस कैसे क्रिएट किया जाए समाज में, हाउ दे कैन लीड द ओपन माइंडेडनेस इन सोसाइटी, क्योंकि खुले मन मस्तिष्क को आदमी के अंदर किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, घृणा नहीं है, एम नहीं है, आदमी चहेता बनता है, समाज का चहेता बनता है, और ऐसे आदमी को फिर समाज लाइकिंग करता है। हाउ टू क्रिएट दैट थिंग, ओपन माइंडनेस कैसे क्रिएट किया। जहां तक ओबीसी को हैंडल को समझाने की बात है, हमने 5 सब्जेक्ट किए, और ओबीसी की कमतरता के बारे में दुख मत व्यक्त कीजिए, गुस्सा मत होइए, दया कीजिए, करुणा कीजिए। ये समझने में हमसे भी ज्यादा कम पड़े। जो आज शेड्यूल कास्ट और कुछ शेड्यूल ट्राइब आज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर अपने आप को मैदान जंग के लिए तैयार कर रहा है, ओबीसी नहीं समझ पा रहा है, उस पर दया करने से और कोई हमारे पास उपाय नहीं। क्यों करेंगे दया करेंगे, तो वो इतना ही कहिए उसे, अरे मैं क्या कहूं तेरे से, तेरे को सोचना नहीं आता है, किसी ने तेरे को सोचना नहीं सिखाया। उसको बड़ा कड़वी बात लगेगी, अरे सोचना, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैं सोचना नहीं जानता हूं। हाँ भाई, कहीं किसी कॉलेज में आपको थिंकिंग स्किल सिखाई क्या? देखिए, अगर उसके सामने प्रश्न पैदा होता है, he will immediately rethinking, yes, डॉक्टर कश्मीर चंद जी मेरे से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने सोचना नहीं सीखा। इस तरह के क्वेश्चन से आप केवल ओबीसी को नहीं, तमाम प्रकार के समाज के जो बहुजन समाज के अंग हैं, विभिन्न जातियों में बटे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बटे हैं, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा, आपको मनुवादी शिक्षण दर्शन को तो आपने सीखा है, कभी आपने ये भी नहीं सोचा कि कांशीराम जी किस प्रकार के शिक्षण दर्शन की बात करते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार के शिक्षण दर्शन की बात करते थे। एजुकेशन फिलॉसफी भी, गुलामों की एजुकेशन फिलॉसफी तो मनुवाद इंप्लीमेंट कर रहा है। शासन करती जमात की एजुकेशन फिलॉसफी कैसे होती है, इस देश के रूलिंग रेस बनने वाले लोग कैसे होते हैं। थिंक ओवर इट। अगर हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए लगा दें और उनको 2-4 टूल्स टेक्निक भी अगर आप दे दें, एक टूल्स भी दे दिया कि आप यस नो के अलावा तीसरे एंगल से सोचने की कोशिश नहीं करते हो, और डॉक्टर कश्मीर चंद बोले कि मैं तो 10 एंगल से सोचने की बात करता हूं, तो दूसरा डॉक्टर भी सहम जाएगा, अरे डॉक्टर कश्मीर चंद जी बोलते मैं 10 एंगल से सोचने की बात करता हूं, मेरे को तो तीसरा एंगल से भी सोचना नहीं आता है। देन ही विल इम्प्रेस कि मुझे भी 10 अल्टरनेट ढूंढना चाहिए, 10 तरीके के तौर तरीके से सोचना चाहिए, 10 दिशाओं में सोचना चाहिए, और उसमें से बेटर क्या है, उत्तम क्या है, उस चॉइस को मेरे को सेलेक्ट करना चाहिए। ये थोड़ी सी बातें हैं। हमारे 5 सब्जेक्ट जो है ना, वो एक दूसरे से इंटरलिंक, इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट है। जहाँ कास्ट को समझाते हैं, वहाँ एजुकेशन फिलॉसफी को समझाते हैं, थिंकिंग स्किल को भी समझाते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की बात भी करते हैं। तब इन 4-5 सब्जेक्ट को एक साथ लेंगे तो हम किसी भी व्यक्ति को आराम से समझा ले जा सके। अभी मैंने आप लोगों के सामने थोड़ी सी बातें रखी, तो मैं यहाँ आज लेक्चर आपने सुना है, यहाँ मैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट को पढ़ने की कोशिश आप लोगों से अपील करूंगा। बहुत 10-20 पेज का डॉक्यूमेंट है। एक लेक्चर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियां। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और फाउंडेशन है कास्ट को समझने की। उसके बाद ही आप एनिलेशन ऑफ कास्ट को समझ पाए। एनिलेशन ऑफ कास्ट को समझने से पहले कास्ट इन इंडिया का सिस्टम समझना होगा कि वो पार्सलिंग सिस्टम कैसे था कि हमने अपने आप को गुलाम बना लिया, खुद ब खुद इमिटेशंस एंड एक्स कम्युनिकेशन के शिकार। वो साइकोलॉजी में इमिटेशंस के ऊपर आज क्या रिसर्च हुई है, आप लोग मेरे से शायद बेहतर जानते होंगे। तो ये इमिटेशंस का हम मुकाबला 21वीं शताब्दी में कैसे करें, हम अपने लोगों को इस भाव से कैसे बचाएं, इंट्रोस्पेक्शन कहाँ उपयोग हो सकता है, ऐसे सारे प्रश्न हमारे लिए चैलेंज बन जाते हैं कि हमें इन प्रश्नों को चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और चैलेंज क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी इज द ड्राइवर ऑफ थिंकिंग। साथियों, यहीं पर मैं अपने आप को विराम देना चाहूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए, अच्छा मन मस्तिष्क हुआ। आपको
8 दिन तक आप लोग अलग अलग मंथन करते रहिए और कुछ नए प्रश्न तैयार करके लाइएगा। चाहे वक्तव्य हो ना हो, आप लोग डॉक्टर हैं, आप किसी भी प्रकार के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। या और दूसरा, हम संडे को हमारे एक जर्नल मीटिंग होती है, उसमें आप लोग अपने आप भी अपनी ओर से भी कुछ विचार रखने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। ओवर टू डॉक्टर कश्मीर चंद जी एंड सुरेश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर एक मैसेज देना था डॉक्टर कश्मीर चंद जी मैंने आपको। जी सर। 1 मार्च से 30 मार्च तक 1 मार्च से 30 मार्च तक शाम जी सर। को 8 बजे से 9:30 बजे तक का एक एडवांस ट्रेनिंग सेशन लगाया जा रहा है। रात को 8 बजे से 9:30 ठीक है बजे सर। का एक एडवांस ट्रेनिंग सेंटर लगाया, ट्रेनिंग कोर्स लगाया जा रहा है पीवीएसपी का, और उसकी बुकिंग का एप्लीकेशन कल ऑनलाइन आपके पास पहुंच जाएगी सभी डॉक्टर्स के पास। तो मैं चाहूंगा ठीक कि है आपके साथ जो भी डॉक्टर्स हैं, अगर वो सब लोग इस पूरे 1 महीने उसको अटेंड कर लेंगे तो सारे सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। जी और सर। ये रात को 1.5 घंटे चला करेगा। जो भी साथी आना चाहें उनमें आपका सभी का बहुत वेलकम है, स्वागत है सर। थैंक यू। थैंक यू। टाइमिंग और बता दीजिए। रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक सर। रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक। मतलब महिला ठीक है भी सर। अपने घरेलू काम और काज से फुर्सत हो जाती है। जो प्रियंका है गुजरात से, वो उसको हम कंडक्ट करेंगे मीटिंग को, और उन्हीं के द्वारा उसको हम लोग उसमें सब मौजूद रहेंगे। और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेशन लगाने का, एडवांस ट्रेनिंग सेशन का हमने तैयारी की है उसकी बहुत बढ़िया तरीके से, और अच्छा रहेगा अगर जितने साथी उसमें मैक्सिमम आ सकेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सारे डॉक्टर्स आपके आए और आप भी समय निकाल सकें, तो उसमें जरूर आइएगा उसमें, है ना? थैंक यू सर। आज एक कुछ लोग नए लोग भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ है उनका एड्रेस, उनका वो हो जाए परिचय कोई एक आध दो। हाँ, तो मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा, डॉक्टर साहब बताएं, मैं तो सभी लोगों से परिचित हूँ नहीं। डॉक्टर हितेश तो पहले से ही आ रहे हैं, है ना? जी सर। डॉक्टर जसवंत सिंह जी पहली बार देख रहा हूँ मैं इनको। डॉक्टर वेद प्रकाश भी हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश आए हैं सर एक बार। डॉक्टर जसवंत दयाल सिंह जी नमस्कार जी, मैं डॉक्टर दयाल स्वरूप हूँ जी। जी सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। सर। मैं डॉक्टर दयाल स्वरूप एमडी पैथोलॉजी रिटायर्ड हूँ और रिटायर्ड डीएमसी यानी डिप्टी मेडिकल कमिश्नर नवांशहर से, और अभी मैं ब्लड बैंक नवांशहर में बतौर बीटीओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर का काम कर रहा हूँ जी। धन्यवाद। डॉक्टर वेद प्रकाश हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। वेद प्रकाश जी। वेलकम सर, आपका स्वागत। डॉक्टर वेद प्रकाश आई स्पेशलिस्ट है आप सर। अच्छा, वेरी गुड, वेलकम। आप सभी डॉक्टर साहब सभी लोगों का स्वागत है। जो नए साथी आए हैं उनको भी अभी टेक्निकली परेशानी उनको हो रही है शुरू मेडिकल में। कमिश्नर पोस्ट से। जी जी जी, थैंक यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और आगे भी हम लोग आते रहेंगे और आपके निर्देश के अनुसार आगे भी हम लोग अगले सेशन में आएंगे तो हम लोग और चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय भीम। चलिए, ओके, जय भीम। थैंक यू सर।